दोस्तों नमस्कार। मेरा भारत जिसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं हम सब, उसमें दो चीजें बेहद लोकप्रिय हैं। एक क्रिकेट और दूसरा राजनीति। वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ संपन्न हो गया। भारतीय टीम जिसने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया वो फाइनल में पहुंची जरूर, लेकिन उपविजेता रह सकी, फाइनल में हार गई। उसी फाइनल मैच में मोदी जी भी मौजूद थे और जब टीम इंडिया हार गई तो लोगों ने ठीकरा मोदी जी के सिर फोड़ दिया। अब मैं उस शब्द को नहीं दोहराऊंगा जो कहा गया। बहरहाल आते हैं असली मुद्दे पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों पर इतनी चर्चा इसलिए हो रही है कि एक तो इन्हें लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन इसके कई और मायने हैं। एक मायने यह भी है कि ये चुनाव पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट में आने वाला स्टेट है, 3 हिंदी पट्टी के राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और एक साउथ इंडिया का यानी तेलंगाना। तो एक तरह से ये टेस्टिंग है समूचे भारत की कि ऊंट किस करवट बैठेगा, हवा क्या चल रही है राजनीति की। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है कि पहली बार विपक्ष एकजुट होते हुए दिख रहा है। इंडिया अलायंस बना इन चुनावों के पहले, 26 राजनीतिक दल आए, अब उसमें और कुछ बढ़ गए हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 2 नेशनल पार्टी के बीच सीधा कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, इन 3 राज्यों में जिसे हम हिंदी पट्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश जरूर इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इन 3 राज्यों में जहां पारंपरिक रूप से भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट होती रही है, जबरदस्त टक्कर मानी जा रही है। और नंबर 3, ये चुनाव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद संपन्न हो रहे हैं। वो राहुल गांधी जिन पर सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके जिनकी छवि को धूमिल किया गया था, ध्वस्त किया गया था, जिनका बेहद नकारात्मक प्रचार किया गया था उनके वीडियो को एडिट कर करके, लेकिन उन्हीं राहुल गांधी ने जब सितंबर 2022 में कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो किसी ने सोचा भी नहीं था, इवन कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक रहे हों या बीजेपी को हटाने के लिए, बीजेपी जैसी फासिस्ट पार्टी और मोदी जैसे तानाशाही प्रधानमंत्री को जो लोग देखना नहीं चाहते, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं मानते, वो लोग भी तब राहुल गांधी को लेकर के इतने मुतमईन नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती गई, हजारों से लाखों लोगों में वो तब्दील होती गई। हर समुदाय के लोग, दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, महिलाएं हों, खिलाड़ी हों, विकलांग हों, किसान हों, ये सारे समुदाय के लोग, व्यवसायी हों, छोटे व्यवसायी हों, जुड़ते गए। और अल्पसंख्यक जिनका दर्द इन दिनों, इन 10 साल में जिस तरह से प्रकट हुआ, वो लोग भी आते गए। रोहित वेमुला की मां भी मिली। तो कुल मिलाकर के उस भारत जोड़ो यात्रा ने एक ऐसी नींव रखी जिस पर विपक्ष का एजेंडा तैयार हुआ और एक बड़े कद का नेता सामने आता है जो बेहद विश्वसनीय, बेहद प्रबुद्ध, और जिसमें अब प्रत्येक समुदाय, समाज, वर्ग के बारे में गहरी समझ और उससे ज्यादा चिंता। चाहे वो रामेश्वर जैसा कोई दिहाड़ी मजदूर हो, कुली हो, कोई मिस्त्री हो, या आईएएस की तैयारी करने वाले नौजवान हों, महिलाएं, किसान हों, उनकी जो हसरतें कि कभी दिल्ली आएं, लेकिन दिल्ली
राहुल गांधी बुलाते ही नहीं हैं, अपने घर भोजन भी कराते हैं। ये एक्सटेंशन कहा गया भारत जोड़ो यात्रा का, जो बाद में राहुल गांधी लद्दाख भी जाते हैं और वहां जाकर के चीन को सीधा काउंटर करते हैं। मोदी जी में हिम्मत नहीं हुई, मणिपुर जाते हैं जब मणिपुर जल रहा था, क्योंकि वो मैतेई समुदाय के बीच में जो झगड़ा, जो एक तरह से जातीय संघर्ष द्वंद्व चल रहा था, उस बीच में राहुल गांधी पहुंचते हैं, लोगों के दुख दर्द बांटते हैं। उन राहुल गांधी के बाद का ये चुनाव है, इसलिए इसकी बेहद महत्ता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं सिर्फ एक स्टेट पर कंसंट्रेट करूंगा। ये भूमिका थी, वो है तेलंगाना, दक्षिण का राज्य। हम लोग हिंदी भाषी पट्टी के लोग हैं और आमतौर पर दक्षिण को उस तरह से नहीं जानते। जरूरत इस बात की, आप सच्चे भारतीय तभी हो सकते हैं जब आप भारत के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हों। उनको आप तभी मोहब्बत कर सकते हैं जब आप उनसे रूबरू हों, उनके बारे में जानते हों। राजनीति और क्रिकेट केवल दो में ही नहीं, बॉलीवुड और आजकल तो दक्षिण भारतीय फिल्मों का बड़ा बोलबाला है। केवल इन तीन के जरिए नहीं, बल्कि उस समाज के जरिए भी आपको जानने समझने, वहाँ की खेती बाड़ी, प्रकृति, आबो हवा, इसके बारे में भी जानना चाहिए। तभी आप सच में देश प्रेमी कहलाने के हकदार बनेंगे। हालांकि ये जरूरी नहीं है तब भी आप देश प्रेमी, लेकिन अगर आप भारतीय के रूप में अपने आप को देखते हैं तो फिर आपको ये आना चाहिए, भाषा भी आनी चाहिए। हालांकि मैं खुद दक्षिण की किसी भाषा को नहीं जानता हूँ। उन दक्षिण भारतीय मित्रों से माफ़ी के साथ ये वीडियो कर रहा हूँ, और तेलंगाना को जितना हिंदी और अंग्रेज़ी में पढ़ रहा हूँ, वहाँ के लोगों से जो थोड़ा संवाद कर रहा हूँ, उनकी बड़ी अच्छी मधुर हिंदी में और अपनी जिसको कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड किस्म की हिंदी में, तो बड़ा अच्छा लगता है उनसे संवाद करना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य, जो 4 जून 2014 को बना। इसकी पृष्ठभूमि में अगर थोड़ा सा जाएं तो आज की राजनीति आप समझ पाएंगे। तेलंगाना की डिमांड जो होती है उसमें मोस्टली दलित और आदिवासी नौजवान थे। छात्रों के आंदोलन के रूप में तेलंगाना की मांग आगे बढ़ती है। हालांकि उसको लीड कर रहे थे केसीआर, के चंद्रशेखर राव। उसके पहले भी ये आंदोलन हो चुका था, लेकिन तब वो राज्य के रूप में सफल नहीं हुआ था जो केसीआर की लीडरशिप में हुआ। केसीआर ने भी इसी वजह से यह वादा किया था कि वो पहला सीएम दलित बनाएंगे तेलंगाना का। और मुस्लिम आबादी भी बहुत अच्छी खासी है तेलंगाना में, एमआईएम मौजूद है वहां पे। लेकिन एमआईएम के बारे में आपको आश्चर्य होगा कि जो एमआईएम बिहार में और उत्तर प्रदेश में 150-40 सीटें लड़ाती है, वो तेलंगाना जो उसका होम ग्राउंड है वहां पर केवल 9 सीटें लड़ा रही है इस बार। अब आप समझ सकते हैं। और एक और मजेदार बात, जो लोग ये कहते हैं कि एमआईएम और बीजेपी के साथ कुछ साठगांठ है, उसका एक बड़ा सबूत मैं आपको दे रहा हूं। और वो सबूत ये है कि जो जहां पर उनका अपना कार्यालय है, जहां पर एक तरह से आप कहते हैं कि होम ग्राउंड है, ठीक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी का राजा सिंह, जिस पर ढेर सारे मुकदमे हैं, जो हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता माना जाता है, उलजुलूल भाषा में सांप्रदायिक भाषा बोलता है, वो चुनाव लड़ रहा है और एमआईएम ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। अद्भुत है। जहां से क्रिकेट के पूर्व कप्तान अजरुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, वहां एमआईएम ने उतारा हुआ है। तो ये साबित करता है कि तेलंगाना में जो एमआईएम है वो किसके लिए काम कर रही है। बी टीम मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन किसका फायदा एक तरह से उसके जरिए होता है, अंदर खाने किसका वो सहयोग करती है, ये इस बात से आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, मैं आता हूं कि वहां की थोड़े से डेमोग्राफी को समझें। 13% मुस्लिम है तेलंगाना में, 17.5% दलित, 9% आदिवासी और तकरीबन 50% के आसपास ओबीसी समाज है।
लेकिन जैसा कि पूरे भारत की राजनीति में है, वैसा ही तेलंगाना में कुछ अलग नहीं है कि वहां पर भी वो अपर कास्ट जो जातियां हैं, खास करके रेड्डी, नायडू, इन जातियों का, ये बेलामा, इन जातियों का प्रभाव वहां पर है बहुत तेजी से। कम्मा, इन जातियों का प्रभाव है। रेड्डी वो जमींदार जाति है, नायडू भी एक जमींदार जाति है, राव जो है वो ब्राह्मण है, बेलामा है। तो प्रभाव अपर कास्ट का है, लेकिन इस समय दलितों का भी उभार तेजी से हो रहा है। वो एक डिमांड तो थी ही कि दलित हम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, वो केसीआर ने नहीं किया, खुद सीएम हुए। फिर इधर उनको लगा कि चीजें दिक्कत कर रही हैं, तो वो एक दलित बंधु नाम की योजना लेकर के आए और उसमें 10 लाख रुपए वो उद्यमिता विकास के लिए दे रहे हैं। कोई अपना व्यवसाय खड़ा करना चाहता है तो उसके लिए दे रहे हैं। एक वादा और किया था केसीआर ने उसी आंदोलन के समय कि प्रत्येक परिवार को हम 3 एकड़ जमीन देंगे, लेकिन दलितों की वहां 3.3 लाख परिवार हैं और अभी तक जो इस योजना की कार्रवाई हुई है उसमें केवल 6000 लोगों को ये 3 एकड़ जमीन मिली है। माने उसमें भी केसीआर असफल हुए हैं और यही वजह है कि अब दलितों के आउटरीच के लिए केसीआर भी दलित बंधु योजना लेकर के आए हैं और कांग्रेस पार्टी का तो ये आधार वोट रहा है। वैसे भी दलित कांग्रेस का पुराने जमाने से दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण ये उसका आधार वोट होता था। अब कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी कि उसको वापस लाया जाए। हालांकि बीएसपी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएस प्रवीण कुमार, पूर्व आईपीएस हैं और तेलंगाना में भी नीला लहराता हुआ दिख रहा है। मायावती वहां गई हैं, 1-2 रैलियां उन्होंने की हैं। बड़ी आबादी 17.5%, इसको हर पार्टी अपने पाले में करना चाहती है और नरेंद्र मोदी वहां गए थे और दलितों में भी मडिका सबसे बड़ी जाति है जो एससी के भीतर 60% जिसकी आबादी है, उसको उन्होंने एड्रेस किया और गैर मडिका जातियों के खिलाफ उसको एक तरह से लामबंद करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये खैर विभाजन की राजनीति बीजेपी की अपनी पुरानी राजनीति है। ये एक्चुअली वहां की डेमोग्राफी है और पॉलिटिकल एस्पिरेशन है। अब कांग्रेस पार्टी वहां पर इस बार चुनाव मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है और मैंने जो आज के कार्यक्रम के लिए तय किया था विषय कि राहुल गांधी क्या तेलंगाना कांग्रेस की झोली में डालने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है वो अद्भुत है। मैं अगर ये कहूं कि वो वहां के हीरो हैं, जैसे दक्षिण भारत में हीरो बहुत लोकप्रिय होते हैं, उसी तरह से एक हीरो की छवि, एक नायक की छवि राहुल गांधी की बन गई, वो चिरंजीव की तरह की, और वो छवि बहुत काम कर रही है। आपने देखा होगा जब पहली रैली थी, जिस दिन मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हुई, उसी दिन उन्होंने 10 लाख से ऊपर लोग आए थे और लगातार राहुल गांधी की रैलियों में अपार भीड़ हो रही है। तो ये भीड़ क्या वोट के रूप में कन्वर्ट होने जा रही है? राहुल गांधी क्या अपने इस मिशन में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं? डेफिनेटली राहुल गांधी ने जो वहां पर लोकप्रियता हासिल की है, जो खेल कर रहे हैं, कांग्रेस अंदर से मजबूत होते हुए दिख रही है और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, वो भी बड़े सक्रिय हैं। लेकिन बीजेपी और बीआरएस और एमआईएम का भी थोड़ा खेल समझना होगा। मुख्य लड़ाई में बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति, जो कभी टीआरएस होती थी। प्रियंका गांधी पिछले दिनों गई थी और उन्होंने जो आरोप मढ़ा था कि दरअसल ये तीनों एक ही हैं, यानी बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम। अगर आप एमआईएम को वोट करते हैं तो वो भी बीआरएस को जाता है। और बीजेपी के बारे में जो खबर आ रही है कि वहां पर नरेंद्र मोदी ने अंदर खाने केसीआर के साथ साठगांठ कर ली है। 119 विधानसभा सीटों पर अगर बीजेपी लड़ती है
तो वो इस बात को समझ चुकी है कि उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। यानी बीआरएस को अगर मदद की जाए, बीआरएस को अगर वोट ट्रांसफर कर दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी को रोका जा सकता है, क्योंकि जो बीआरएस का वोट है वही उसी का वोट जुड़ा हुआ है बीजेपी का, जो अपर कास्ट है। तो अपर कास्ट वोट को ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि अपर कास्ट को, खास करके रेड्डी को सबसे ज्यादा वहां पर सीटें मिली, तकरीबन 37%, किसी ने 20%, कांग्रेस ने 20-22% टिकट दिए हैं और केसीआर ने करीब 35-37% टिकट दिए हैं। तो उस पर तो सारे लोगों की निगाहें हैं, कम्मा है, क्योंकि वो राजनीति में प्रभावशाली हैं। लेकिन ये जो खेल हो रहा है, और एमआईएम ने, मैंने कहा ना कि अजरुद्दीन के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी उतारा है लेकिन राजा सिंह के खिलाफ नहीं उतारा है, तो इसका मतलब क्या है? अच्छी बात यह है कि इस खेल को कांग्रेस ही नहीं, वहां की पब्लिक भी समझ गई है कि असल में बीआरएस को बाखबर दे रही है बीजेपी और वोट ट्रांसफर करने की एक तरह से अंदर खाने खेल खेल रही है, और एमआईएम वहां पर कांग्रेस को रोकने में मददगार बन रही है। एक तरह से ये तीनों एक ही गुट के हिस्से हैं। इसलिए वहां पर जो पब्लिक है, जो वहां के नागरिक समाज है, जो मतदाता है, वो मतदाता इस समय मुस्लिम हो, आदिवासी हो या दलित हो, ये ओबीसी, इस समय लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो ओबीसी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहा है और यही बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा है। और इससे अभी ये अनुमान है कि बहुत आसानी से कांग्रेस पार्टी वहां पर बहुमत हासिल कर सकती है। लेकिन अगर ये खेल जो दिख रहा है, ये खेल अगर होता है तो फिर वहां त्रिशंकु विधानसभा की भी संभावनाएं हैं। लेकिन राजनीति में जो नैरेटिव सेट होता है, और अगर एक नेता वहां पर हिट करने लगता है, वो विश्वसनीय उसकी भाषा हो जाती है, तो फिर पूरा जनमानस उठ खड़ा होता है। और आज ऐसा लगता है कि तेलंगाना में जो त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाएं लोग देख रहे हैं, वो दरअसल राहुल गांधी ने उसको पलट दिया है। और राहुल गांधी जिस तरह से वहां, चाहे कम्मा हो, रेड्डी हो, बेलामा हो, या दलित हो, मडिगा हो, या फिर आदिवासी समाज हो, ओबीसी खास करके, वो सारी जातियां राहुल गांधी की तरफ पूरे भरोसे के साथ देख रही हैं। और अभी नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी वो देख रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहती है। ये एक बड़ा सेगमेंट है इसका कि वो शिफ्ट करना चाहती है ताकि लोकसभा में मजबूती प्रदान करे कांग्रेस पार्टी का। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।